Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. तो आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों हमने बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए. वी टॉक्ड अबाउट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन इंडिया, रिलीजन्स इन इंडिया, राइट, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट म्यूजिक टाइप्स. बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली. अब जो बारी आती है दोस्तों वो आती है लैंग्वेजेस की, इंडियन लैंग्वेजेस की खासकर, बिकॉज हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम नितिन सिंघानिया डिस्कस कर रहे हैं. तो नाम सुन के चैप्टर का दोस्तों आपको लगता होगा कि मैं यहाँ पे भारत देश में बोली जाने वाली अलग अलग लैंग्वेजेस और उनके बारे में बताने वाला हूँ, कहाँ पे क्या बोली जाती है. पर दोस्तों इतना आसान नहीं है और इतना सिंपल नहीं है ये चैप्टर, क्योंकि भारत देश में जो लैंग्वेज का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. और आप अगर डिफाइन करने जाएंगे कि भारत देश में कितनी अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, बिकॉज हर रीजन का अपना डायलेक्ट अलग है, उसकी भाषा और उसकी बोली अलग है. तो आप हर रीजन का लैंग्वेज स्टडी करना बहुत ही बड़ा एक रिसर्च वाला काम हो जाएगा. वो हम नहीं करने वाले हैं. हम जो करने वाले हैं वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि लैंग्वेजेस किस किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और उनके अंडर में क्या क्या मेन लैंग्वेजेस आती हैं. बाकी सारे जो लैंग्वेजेस लोकल होंगे वो उन्हीं लैंग्वेजेस के आपस में मिश्रण होंगे, उन्हीं लैंग्वेजेस के आपस में थोड़े बहुत फेरबदल होगा, चेंजेस होंगे, मिक्सचर होंगे और मॉडिफाइड वर्जन्स होंगे, राइट. और हम थोड़ी सी लैंग्वेज का इतिहास और उसकी हिस्ट्री देखेंगे, कहाँ से वो डेवलप हुई है और कैसे हमारे देश में उसका प्रयोग किया जाता है. तो भारत देश में अगर हम बात करें दोस्तों तो लैंग्वेजेस को क्लासिफाई किया जाता है इंडो आर्यन ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप, साइनो टिबेटियन ग्रुप, निग्रोइड, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स. तो ये बेसिक 6 टाइप के ग्रुप होते हैं जो दोस्तों जिसमें हमारी किताब नितिन सिंघानिया ने लैंग्वेजेस को क्लासिफाई किया है. और भी अलग अलग तरीकों से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंडर सभी लैंग्वेजेस आपकी भारत में इनको क्लासिफाई किया जा सकता है. और हम एक एक जो ग्रुप हैं उसको ग्रुप को अलग अलग तरीके से उसके इतिहास के थ्रू हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि कब उस लैंग्वेज का रेलेवेंस क्या है, कहाँ पे बोली जाती है, कितनी मात्रा में बोली जाती है. ये सारी चीज़ें दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले दोस्तों इंडो आर्यन ग्रुप. अच्छा, इतिहास जानने से दोस्तों ये फायदा होता है कि आपको कि इसका थोड़ा सा ओरिजिन भी पता चलता है. ओरिजिन से पता चलने से क्या होता है, आपको ये आइडिया लगेगा कि हमने लैंग्वेजेस को ऐसे सेपरेट कैटेगरी से बांटा क्यों है. क्योंकि सेपरेट कैटेगरीज में बांटने का दोस्तों अलग अलग रीजन हो सकते हैं. या तो ये टाइमलाइन अलग थी जब भारत देश में वो लैंग्वेजेस आई, या तो लोग अलग थे जिन्होंने इन लैंग्वेज को हमारे देश में लाया, या तो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स का ये प्रोडक्ट था. तो अलग अलग तरीकों से इन लैंग्वेजेस को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए अलग अलग इन कैटेगरीज में बांटा गया. मतलब कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये किसी और दूसरी लैंग्वेज का बाई प्रोडक्ट नहीं है, किसी से मिल के किसी के मिश्रण से वो नहीं आई है. खुद के अपने एक सेपरेट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री इसकी एग्जिस्ट करती है. तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इंडो आर्यन ग्रुप को कहा जाता है कि जो आर्यंस थे हमारे इंडिया में आए थे. ये भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी है दोस्तों. अगर आप में से कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आर्यन के रेस के जो हमारे देश में आने का जो थ्योरी है वो भी बहुत पूरी तरीके से अभी तक उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन करते हैं लोग कि सही में आए भी थे या नहीं आए थे, या फिर क्या सिस्टम था. मतलब अभी भी 100% क्लियर नहीं हुआ है. बहुत बड़ी डिबेट हिस्टोरियंस के बीच में आज भी चलती है कि आर्यंस का इन्वेजन या एडवेंट हमारे देश में हुआ भी था या नहीं हुआ था. पर जो भी है दोस्तों, हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन उनका एक इन्फ्लुएंस इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के फॉर्म में हमारे देश में देखा जाता है, राइट. और ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो है इस लैंग्वेज को हमारे देश में लेके आए थे और ये हमारी भारत देश का लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप है. ज़्यादातर लैंग्वेजेस इसी के अंडर में आती हैं. इसको फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है, दैट इज ओल्ड, और उसके बाद ओल्ड, मिडिवल एंड मॉडर्न. ओल्ड की हम बात करें दोस्तों तो 1500 बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट, सोचिए 1500 साल बिफोर क्राइस्ट
ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप की जो लैंग्वेज वो आई गई, जिसमें से संस्कृत को निकाला गया। भारत देश का एक बहुत ही ऐतिहासिक लैंग्वेज संस्कृत को माना जाता है, तो वो ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में ही से ही संस्कृत निकल के आई है। और ऐसा माना जाता है कि करीबन पनीनी के द्वारा 400 बीसी में जो है संस्कृत का जो है शुरुआत हुई, और उन्होंने जो किताब थे अष्टध्यायी वो लिखी थी, और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत में वो लिखी गई पहली किताब थी। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको भी संस्कृत में लिखा गया है काफी हद तक। हालांकि अलग बात है कि बुद्धा जो है वो आपका पाली लैंग्वेज में प्रीच किया करते थे। प्राकृत और पाली एक्चुअली उस टाइम पे फेमस लैंग्वेजेस थी, तो प्राकृत में वो टीच किया करते थे, राइट। सो क्योंकि वो वहाँ के लोगों की लोकल लैंग्वेजेस थी। और महावीर जो है पाली लैंग्वेज में मेरे ख्याल से टीच किया करते थे। दोनों लगभग आसपास के सिमिलर टाइम के लैंग्वेजेस आई थी, तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि बुद्धा और महावीर कौन कौन सी लैंग्वेजेस में प्रीच करते थे। तो हालांकि वो उस लैंग्वेजेस में प्रीच करते थे, लेकिन जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो संस्कृत में भी लिखा गया है, तो इससे समझ में आता है कि संस्कृत का जन्म उसी के आसपास हुआ था। जो हिनायान स्कूल है बुद्धिज्म का, दो स्कूल होते हैं। अगर आपने मेरे रिलीजन्स के चैप्टर देखा होगा तो वहां पे मैंने दो स्कूल के बारे में बताया, हिनायान और महायान। जो हिनायान स्कूल है दोस्तों, उसमें एक ललित विस्तारा करके एक पूरी की पूरी आप वो मान सकते हो, पूरा का पूरा लिटरेचर बनाया गया है जिसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट। और उसका जो चेस्ट फॉर्म है इट वाज डेवलप बिटवीन 300 बिफोर क्राइस्ट टू 200 बीसी। ठीक है, 300 से 200 बीसी के बीच में चेस्ट फॉर्म यानी पवित्र फॉर्म भी डेवलप हुआ उसका, रिफाइंड वर्जन ऑफ वैदिक संस्कृत, राइट। सो वैदिक संस्कृत का रिफाइंड वर्जन जो है वो डेवलप हुआ 300 से 200 बीसी के बीच में। और गुप्ता पीरियड में उसको पोएट्री में यूज किया गया। बहुत सारे हाई वर्नर्स जो हैं, जो हाई कैटेगरी के लोग थे, ब्राह्मण्स थे, अपर क्लास के लोग थे, जो ज्ञानी माने जाते थे उस समय पे, उन लोग संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया करते थे। और जो आपको मैंने बताया कि प्राकृत वहाँ की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, तो जो विमेन और जो शूद्र थे, जो लोअर कैटेगरी के लोग थे, वो यूजुअली संस्कृत लैंग्वेजेस को यूज नहीं करते थे, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज को पवित्र माना जाता था और हायर कास्ट के लिए उसको रिजर्व माना जाता था। ज्ञानी लोग ही उसको यूज किया करते थे, तो इसीलिए वुमेन और शूद्र जिनको नीचे माना जाता था उनको प्राकृत में बोलने की सलाह दी जाती थी। इसके बाद मिडल इंडो आर्यन ग्रुप या मिडिवल इंडो आर्यन ग्रुप करीबन 200 600 से 1000 बीसी के बीच में आया, और यहाँ से जो है दोस्तों प्राकृत का जो जन्म है वो यहाँ से हुआ। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत प्राकृत से भी पुरानी लैंग्वेज है, राइट। तो 1500 बीसी के अराउंड जो है ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप था जहाँ पे संस्कृत आई, फिर 600 से 1000 के बीच में करीब आपका प्राकृत आई दोस्तों, राइट। और इसके अलावा पाली, अपभ्रंशा, अर्धा, मगधी, ये सारी जो लैंग्वेज मैंने आपको बताया था उस समय की लोकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी, ये सारी भी मिडिल मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप को ही बिलोंग करती है। और मैंने आपको बताया कि प्राकृत एंड अर्ध मगधी वर यूज्ड इन जैन टेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया कि महावीर जो थे वो यूजुअली प्राकृत जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें प्रीच किया करते थे लोगों को, और जैन टेक्स्ट में प्राकृत का जो प्रयोग है वो किया गया है, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है पाली का प्रयोग किया गया है, साथ साथ ऑब्वियसली संस्कृत का भी किया गया है। ले देखिए, यही चीज मैं जो आपको कुछ ही समय पहले बता रहा था कि पाली जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में किया करती थी, प्राकृत जो है वो जैन टेक्स्ट में पाई जाती है। लेकिन दोनों लगभग आसपास की एक समय की लैंग्वेजेस थी, और उस समय जो है यही लोकल पीपल जो है यूज किया करते थे। और उसके बाद दोस्तों जो लैंग्वेजेस हम आज यूज करते हैं जो कि संस्कृत से डिराइव होके आई हैं, जैसे कि हिंदी उसका एक डेरिवेटिव है, बंगाली, असमीज, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया, उर्दू, ये सब जो लैंग्वेज है दोस्तों ये काफी नई डेवलप्ड है, इतनी पुरानी नहीं है। 1500 बिफोर क्राइस्ट, 1500 हजार बीसी के टाइम की ये नई लैंग्वेजेस हैं। ये सारे लैंग्वेजेस अभी अभी धीरे धीरे संस्कृत से या फिर नए नए कल्चर से डेवलप हुई हैं। तो ये लैंग्वेजेस जो है मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप के अंडर आती हैं। सो 1000 एडी के अराउंड इनको डेवलप किया गया, यानी कि आफ्टर डेथ, यानी जीसस क्राइस्ट के 1000 साल के भी बाद इनको जो है नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ पार्ट, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में डेवलप किया। साउथ में नहीं दोस्तों, ध्यान रखिए, साउथ का कहानी अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज साउथ नहीं है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, जो साउथ की मैं आपको बात कर रहा था, साउथ का जो है दोस्तों द्रविडियन ग्रुप है, वो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस था, और 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसी ग्रुप की लैंग्वेजेस को यूज की जाती थी। अगेन इसमें भी तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया, नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सदर्न ग्रुप्स, क्योंकि तीनों जगह अलग अलग तरीकों से लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था। तो जो नॉर्दर्न लैंग्वेजेस दोस्तों, राइट, वो आपका बरूही, दैट इज बलूचिस्तान में बोली जाती थी, माल्टो
जो ट्राइबल एरियाज ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा में बोली जाती थी, एंड कुरुख दैट इज बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड एमपी। तो नॉर्थ इंडिया में खाली यही कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे द्रविडियन ग्रुप की जो लैंग्वेज है उनको प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बाकी मोस्टली जो ये लैंग्वेज ग्रुप का जो प्रयोग है वो साउथ इंडिया में किया जाता था। सेंट्रल ग्रुप में 11 लैंग्वेजेस थी। 11 लैंग्वेजेस में खाली तेलुगु बिकेम अ सिविलाइज्ड लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ एपी एंड तेलंगाना। तो सेंट्रल ग्रुप में 11 लैंग्वेजेस थी, लेकिन तेलुगु जो है वो ज्यादातर पॉपुलर हुई और उसी को ज्यादातर आगे कंटिन्यू किया गया। राइट, सो दिस वाज मोस्टली इन द सेंट्रल ग्रुप। और साउथ सदर्न ग्रुप की अगर हम बात करें तो 7 लैंग्वेजेस सदर्न ग्रुप के अंदर आती हैं, जिसमें बहुत सारी साउथ इंडिया की जो आप लैंग्वेजेस आप सुनते हैं वो सारी लैंग्वेजेस के अंदर बिलोंग करेंगी। कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, टुलु, कोडागु, टोडा, कोटाई, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी आपकी सदर्न ग्रुप में बिलोंग करेगी, जिसमें से तमिल सबसे प्रसिद्ध भी है, सबसे ओल्डेस्ट भी है। मलयालम जो है स्मॉलेस्ट है और सबसे यंग है। सबसे नई डेवलपमेंट अगर आप बोलेंगे तो आपका मलयालम है, और लार्जेस्ट जो बोलने वाली भाषा है वो तेलुगु है। तो द्रविडियन ग्रुप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वापस से बता दूं कि देश की 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसको बोला करती थी। नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न इंडिया तीनों में जो है बोली जाती थी, लेकिन साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है ये। राइट, नॉर्थ में कुछ रीजन्स थे, बरूही माल्टो टाइप के रीजन्स थे जहां बोला जाता था। सेंट्रल इंडिया में आपकी 11 लैंग्वेज थी, जिसमें तेलुगु सबसे ज्यादा फेमस हुई। तेलुगु ही सबसे लार्जेस्ट लैंग्वेज भी है। सबसे पुरानी है तमिल और सबसे यंगेस्ट है मलयालम। ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों साइनो टिबेटियन ग्रुप में। साइनो टिबेटियन दो ग्रुप जो है दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि तिब्बत के जो इलाके हैं वहां से ये लैंग्वेज का जो है आगमन हमारे देश में हुआ है। और जो मंगोलाइड फैमिली है, जो मंगोलिया से हमारे देश में मंगोल्स के इन्वेजन हुआ करते थे, वो लोग ऐसा कहते हैं कि इस लैंग्वेज को हमारे देश में लेकर के आए। और हिमालयाज, नॉर्थ बिहार, असम और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे जहाँ पे मंगोल्स ने आके इन्वेजन करने की कोशिश की, उन एरियाज में इस लैंग्वेज का जो प्रचार है वो ज्यादा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इंडो आर्यन ग्रुप से भी ज्यादा पुरानी ये लैंग्वेज है। अब सोचिए 1500 बीसी में तो ऑलरेडी ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप हमने देखा है। अब सोचिए साइनो टिबेटियन माना जाता है कि वो उससे भी पुरानी है। और बहुत ही कम इंडियंस, क्योंकि जो ऊपर ऑब्वियसली उस एरिया में बिलोंग करते हैं जहाँ पे इन्वेजन हुए हिमालयन रीजन्स में और बॉर्डर के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, वही इंडियंस खाली इसको यूज करते हैं। दैट इज 0.6%। बहुत ही कम इंडियंस हैं जो इसको यूज करते हैं। और इसको टिबेटो बर्मन एंड साइमीज चाइनीज में और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपको इसको ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत है, बट मैंने आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी बता दिया। क्योंकि चाइना से वो चीजें लगती हैं, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस भी आपको इस लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंडियंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसको बोलने में असमर्थ है। तो बर्मा का भी इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा आपको, टिबेटो बर्मन और साइमीज चाइनीज यानी चाइना का भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस हैं, ज्यादा इंडियंस इसको यूज नहीं करते। तो आप नहीं भी एग्जाम्पल जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि साइनो टिबेटियन नाम की भी लैंग्वेजेस हैं जो उस ग्रुप में वाले लोग वहां पे बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रिक ग्रुप आता है। ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली को बिलोंग करता है। नाम से क्लियर होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रिक याद रखिए। तो ऐसा माना जाता है कि जब हमारा देश, ये भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, राइट, ऐसा माना जाता है कि जब ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनका भी एशिया में जो है काफी हद तक इन्फ्लुएंस रहा है। क्योंकि पहले जो है, क्योंकि बहुत समय पहले जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारे, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, बट लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सब रीजन है, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जब एक सिंगल लार्ज कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं जो एरियाज आपस में कनेक्टेड थे उनका आपस में इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं देखा गया है। हालांकि वो बहुत पुरानी बात थी, दैट वाज वेरी वेरी ओल्ड, मच ओल्डर देन प्रोबेबली मॉडर्न ह्यूमंस केम ऑन द अर्थ। बट लेकिन इन्फ्लुएंस तो आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। सो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो सब फैमिली है उसको ऑस्ट्रिक लैंग्वेज बिलोंग करती है। इसमें मुंडा और कोल ग्रुप की जो लैंग्वेज है, खास कर एग्जांपल आपको ये आपको कोट करना पड़ेगा। मुंडा और कोल ग्रुप के कुछ लोग होते हैं जो इस लैंग्वेज को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तीनों जगह इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। और खासकर ईस्ट पार्ट में इसलिए करा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि वो ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा रहेगा। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट आउटकम है दैट इज संथाली। संथाली लैंग्वेज जो है झारखंड, बिहार और बंगाल में बोली जाती है, और ये लैंग्वेज जो है ऑस्ट्रिक ग्रुप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
लास्ट में दोस्तों अदर लैंग्वेजेस ऐसी बहुत सारे जिनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, वो बहुत ही लोकल, बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही खास कुछ समुदाय के लोगों ने अपनी डेवलप की हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ थे बाकी दुनिया से और अपनी एक छोटी सी लाइफ को एक अपना आइसोलेट होकर जिया करते थे। तो उनकी जो लैंग्वेजेस है काफ़ी अलग है, तो उनको हम किसी भी ग्रुप में या किसी भी इन्फ्लुएंस से डिराइव नहीं कर सकते। और इसका बेस्ट एग्जांपल यूजुअली ट्राइबल्स का आप लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर में फॉरेस्ट में रहे हैं, जिनका देश दुनिया से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा है, जो अपना ही लाइफ को खुद से कमा के चलाया करते थे, खाते थे। वो सारे ट्राइबल्स का जो लैंग्वेजेस हैं, गोंडी हो गया, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ के इंटीरियर वाले ट्राइब्स बोलते हैं, प्राजी हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस दोस्तों उनकी खुद की सेपरेट है और इनका कोई भी अलग ग्रुप में क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, तो इसके अलावा दोस्तों अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की मैं बात करूं, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है इन माय चैप्टर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन पॉलिटिकल साइंस। तो प्लीज़ आप इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरे पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को, ऑफिशियल लैंग्वेज लेक्चर को जरूर देखें। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी भारत देश के ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, पॉलिटिकल भी खासकर आपको मिल जाएंगी, तो आपको बहुत ही और ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट जो डिस्कस करने लायक चीज़ है दोस्तों, दैट इज इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक स्कीम चलाई थी हायर एजुकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, बाय मेकिंग नॉलेज टेक्स्ट एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे दोस्तों, एकेडमिशियंस थे, वो हायर लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेजेस में प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी। और बेसिकली ये क्या चाहते थे कि जो हायर एजुकेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते हैं, जो खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारे देश में आए हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंडिया की ओरिजिनल नहीं है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। तो भारत के बहुत सारे लोग जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो उनको पढ़ने में असमर्थ हैं। तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के द्वारा भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, ताकि जो भी इंसान हायर एजुकेशन के टेक्स्ट को एक्सेस करना चाहता है इंडियन लैंग्वेज में, उसको वो ट्रांसलेट करके उन लोगों तक प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत बड़ा मिशन था, इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक टर्म होता है लैंग्वेजेस से रिलेटेड, जिसको हम लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है इट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन टू ब्रिज गैप्स टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन पर्संस नॉट शेयरिंग अ नेटिव लैंग्वेज और डायलेक्ट। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, दो लोग जब बात करने के लिए आते हैं आपस में, तो दोनों की अगर लैंग्वेजेस अलग होती हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने में जो है वो असमर्थ होते हैं। मान लीजिए मैं साउथ इंडिया का हूँ और एक बंदा जो है नॉर्थ इंडिया का है, तो नॉर्थ इंडिया वाला सपोज पंजाबी में बात करता है और साउथ इंडिया वाला सपोज जो है वो तेलुगु में या फिर कन्नड़ में बात करता है। तो दोनों जन अगर आपस में आएंगे, तो दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज का जरा सा भी कोई आइडिया नहीं है, 1% का भी। इसलिए दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि एक थर्ड लैंग्वेज लेते हैं, जिसका दोनों को नॉट नेसेसरी कंप्लीट आइडिया हो। जैसे कि इंग्लिश हो सकता है पंजाब वाला भी इंग्लिश इतनी अच्छी ना जानता हो और साउथ वाला भी इंग्लिश इतनी अच्छी ना जानता हो, बट क्योंकि टूटी फूटी भी आती है तो एटलीस्ट लेकिन दोनों को आती है, तो इसलिए उस लैंग्वेज में वो दोनों एक दूसरे के आइडियाज को थोड़ा बहुत कन्वे करने में समर्थ हो सकेंगे। तो बेसिकली इंग्लिश किस तरह एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग अ थर्ड लैंग्वेज विच एक्ट्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल हु डू नॉट शेयर द नेटिव सेम लैंग्वेज। तो ऐसे जो लैंग्वेज है उसको लिंगुआ फ्रैंका के नाम से जाना जाता है। और यूजुअली जो है हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका की तरह यूज किया जाता है। जहां भी दो लोग लैंग्वेज को लेके कंफर्टेबल नहीं है, वहां पे इंग्लिश या हिंदी दोनों को लिंगुआ फ्रैंका की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों छोटा सा चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है दोस्तों, कोई बहुत बड़ा कठिन मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर से लेक्चर को वापस देखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियोस जो है थोड़ा धीरे डाल पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी बिजी एंड बट लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारा के सारे टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीक। पढ़ते रहें और खुश रहें जीवन में। बाय बाय।